सव्यु, हाँ, दोनों में क्या है? नियम से नियमेन, नियम से क्या नहीं है? नर सुर आयुणी नथी। तो मनुष्य आयु और देवायु माने इस प्रथमोपसम सम्यक में और द्वितीयोपसम सम्यक में नहीं बंधती है। तो प्रथमोपसम सम्यक कब होता है, द्वितीयोपसम सम्यक कब होता है, कैसे होता है, ये सारा वर्णन अपने को आज पढ़ना है। प्रथमोपसम सम्यक का सामने चार्ट है, तो 4 गुणस्थान इन्होंने लिए हैं। अर्थात प्रथमोपसम सम्यक होते ही आपको क्या बताया गया है, उस समय या तो चौथा गुणस्थान होगा या 5वां गुणस्थान होगा या छठा होगा या 7वां होगा। ये प्रथमोपसम सम्यक की विशेषता है। तो प्रथमोपसम सम्यक कब होता है? जबकि मिथ्यात्व प्रकृति के 3 टुकड़े होते हैं, ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो जब 3 टुकड़े हो रहे हैं उस समय उसमें जो प्रथमोपसम सम्यक हो रहा है उसमें को चौथा गुणस्थान बन सकता है, 5वां बन सकता है, छठा बन सकता है, 7वां बन सकता है। कैसे बन सकता है? क्योंकि कोई पहले से दिगंबर मुनि है, यद्यपि सम्यक दर्शन नहीं है, तो प्रथमोपसम सम्यक जब हो रहा है तो उस समय उनके जब या तो छठा हो जाएगा या 7वां हो जाएगा या 7वां होकर के फिर छठा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा, 7वां होकर के छठा हो जाएगा। और यदि अव्रती है तो ऐसे ही चौथा गुणस्थान हो जाएगा, व्रती है तो 5वां गुणस्थान हो जाएगा। इसलिए ऐसा हो गया कि भाई सम्यक दर्शन है या नहीं है, व्रत का तो अपना लाभ मिल ही जाता है ना। यद्यपि कह दिया कि भाई अनंत बार आप मुनि बन करके और द्रव्यलिंगी होकर के आप गृह तक जा सके, मिथ्या दर्शन के साथ में ही रहा, सम्यक तो नहीं हुआ। लेकिन जब सम्यक होता है तो वो सारा आपका व्रत जो है वो एकदम ऐसा गुणस्थान बना देता है कि जैसा व्रती के गुणस्थान सम्यक्त्व के जो गुणस्थान होगा वही गुणस्थान बना देगा। जब तक सम्यक्त्व नहीं होगा, व्रत होते हुए भी पहला ही गुणस्थान रहेगा, ये तो ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रथमोपसम सम्यक्त्व होगा तो आपके व्रत नहीं हो तो चौथा हो जाएगा, अनुव्रत इत्यादि हो तो 5वां हो जाएगा। और वैसे कौन सा पेज है, कौन सा पेज चल रहा है? ये पेज आप सोचो कौन सा होना चाहिए, 95 है, 94 है। ये सब प्रथमोपसम सम्यक्त्व की बात चल रही है। आप तो सब चिंतन करने वाले लोग हैं, सब चीज जानते हैं, ज्ञानी हैं, तो इसलिए आपको तो अभी पेज जो है अपने आप खोज लेंगे आप, कोई बात नहीं। तो भी ये जो चार्ट बना हुआ है 95 पर, उसमें 4 गुणस्थान बताए हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया। अब सम्यक मार्गणा में कह रहे हैं, इस मार्गणा के 6 भेद होते हैं कुल। एक तो उपसम सम्यक्त्व है ना, तो उपसम में प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम ये दोनों ले लेना। उसके बाद में एक क्षयोपसम सम्यक्त्व भी है, उसके बाद में क्षायिक सम्यक्त्व भी है, और मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र, ये 3 भी जो है वो सम्यक्त्व मार्गणा में ही घटाते हैं। तो सम्यक्त्व मार्गणा में जब अपन चिंतन करेंगे तो अपन 6 तरह से चिंतन करेंगे। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व वाला, दूसरा गुणस्थान त्रिशला दीदी म्यूट कर लीजिए, त्रिशला दीदी म्यूट कर लीजिए, त्रिशला जी। हाँ, बहुत अच्छा। तो पहला गुणस्थान मिथ्यात्व वाला, ये भी सम्यक्त्व मार्गणा का ही एक भेद है, क्योंकि मिथ्यात्व को भी तो कहीं तो घटाना पड़ेगा ना, वो कहाँ है भाई, तो बोले वो सम्यक्त्व मार्गणा का ही एक भेद है ना। तो इस प्रकार से, तो जैसे तो पहला गुणस्थान, सासादन दूसरा गुणस्थान, मिश्र होने से तीसरा गुणस्थान, क्योंकि वहां भी मिश्र अवस्था पाई जाती है। सासादन में भी मिथ्यात्व का उदय नहीं है, वो भी एक प्रकार का सम्यक्त्व है, तो वो भी एक सम्यक्त्व की कैटेगरी में आ गया। और फिर असंयत के समय चौथे में तो होता ही है, 5वें में होता ही है, छठे में होता ही है, 7वें में होता ही है। तो इस प्रकार से प्रथमोपसम सम्यक्त्व के लिए तो चौथा, 5वां, छठा, 7वां ये 4 गुणस्थान बता दिए हैं। और द्वितीयोपसम के लिए क्या बताएंगे? द्वितीयोपसम के लिए जो आगे का चार्ट आपको 96 पेज पर मिलेगा, वो कहाँ तक मिलेगा? वो द्वितीयोपसम सम्यक्त्व जो है चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, यहां तक आपके उपसम सम्यक्त्व है।
है ना। जो उसकी यदि उपसम श्रेणी से चढ़े हैं तो उपसम सम्यक्त्व वहां मानना है अपने को, उसका नाम द्वितीयोपसम सम्यक्त्व है। इस प्रकार से वो द्वितीयोपसम सम्यक्त्व आपको चौथे गुण स्थान से लेकर के और 11वें गुण स्थान तक द्वितीयोपसम सम्यक्त्व है। तो ये तो द्वितीयोपसम सम्यक्त्व, प्रथमोपसम सम्यक्त्व की सम्यक्त्व, उपसम सम्यक्त्व की बात हो गई। तो क्षायक सम्यक्त्व, क्षायक सम्यक्त्व ही सब जानते हैं। क्षायक सम्यक्त्व जो है चौथे से लेकर के और 14वें तक, और सिद्धों में भी ऐसे बताया है, तो ये बता दिया जाएगा चौथे से लेकर के क्षायक सम्यक्त्व 14वें तक। और उसके बाद में क्षायोपसमिक सम्यक्त्व, क्षायोपसमिक सम्यक्त्व कहाँ तक रह सकता है, मतलब क्षायोपसमिक सम्यक्त्व जो है वो ज्यादा से ज्यादा 7वें गुण स्थान तक रह सकता है, चौथे से लेकर के 7वें तक, माने चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। तो हम लोग जैसे जीव हैं तो उनके क्षायोपसम सम्यक्त्व, क्षायोपसमिक सम्यक्त्व रहेगा। तो क्या रहेगा, उपसम जब हो जाएगा उसके बाद में क्षायोपसमिक हो जाएगा, या कोई वापस मिथ्यात्व में चला जाएगा। श्रेणी चढ़ने वाला द्वितीयोपसम सम्यक्त्व अभी हो नहीं रहा है और क्षायक सम्यक्त्व भी अभी हो नहीं रहा है। फिर भी अपने को यहाँ की विवेचना सारी जो अच्छी तरह से समझ लेनी है कि ये जो 6 भेद किए हैं सम्यक् मार्गणा में, ये मिथ्यात्व, उसके बाद उपसम सम्यक्त्व, क्षयोपसम सम्यक्त्व, क्षायिक सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व पहले ही बोल दिया था, सासादन और मिश्र, ये और ले लो। अब प्रथमोपसम सम्यक्त्व में बंध योग्य प्रकृति स्वतंत्र है, क्योंकि मिथ्यात्व व सासादन गुण स्थान में विच्युति होने वाली 16 और 25, 41 प्रकृति तथा देव व मनुष्य आयु का यहाँ बंध नहीं होता है ना। नवरिये सब्बु सम्मे, नवरिये इसे जो अभी अपन ने कहा था पढ़ी, उसमें आया नवरिये सब्बु सम्मे, सब्बु व सम्मे नर सुर आउणी नथि नियमेण। ये जो पहली लाइन दी है, इसी पहली लाइन को यहाँ पर इन्होंने कोटेशन करके कह दिया है कि यहाँ देवायु और मनुष्य आयु भी नहीं बंधेगी। इसलिए जो 41 प्रकृति 120 में से गई तो 79 बचती है, 79 में भी ये 2 और घटा देंगे तो 77 प्रकृति हो जाएगी। तो 77 प्रकृति इसका खाता यहाँ पर चलेगा। 77 प्रकृति की बंद योग्य प्रकृति कह करके अपन यहाँ पर आगे का विवेचन करेंगे। तो ये सामने जो चार्ट बनाया है 95 पेज के ऊपर में, उसमें ऊपर लिखा है बंद योग प्रकृति 77 गुण स्थान असंहितादि 4, है ना। प्रथमोपसम सम्यक संबंधी बंद है, बंद और विच्युति की संदृष्टि ये है। अब इसमें आगे कह रहे हैं कि अच्छा, इस वचन के अनुसार मनुष्य और देवायु की विच्युति पहले हुई थी। सम्यक दृष्टि के त्रियंच और मनुष्य गति में देवायु का तथा नरक व देव गति में मनुष्य आयु का बंध होता था, किंतु प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि के इन दोनों आयु का भी बंध नहीं होता है। सम्यक दृष्टि के तिर्यंच और मनुष्य गति में तो देवायु का हो जाएगा, और नारकी के और देव के मनुष्य आयु का हो जाएगा सम्यक दर्शन में। ये बात तो अपन को दीदी बहुत अच्छी तरह से समझा दी थी, इसलिए वहां पर अपन ने दूसरे गुण स्थान में 25 विच्युति के हिसाब से, और चौथे गुण स्थान में 10, और यहाँ अब एक आयु भी नहीं है। प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम सम्यक्त्व की बात चल रही है, उपसम सम्यक्त्व की बात चल रही है, प्रथमोपसम सम्यक्त्व की बात चल रही है। तो 9 की विच्युति होगी 10 की जगह पर, क्योंकि मनुष्य आयु यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए उसकी विच्युति होने का कोई प्रश्न नहीं है। और चौथे गुण स्थान में तो आहारक द्विक का बंध है नहीं, इसलिए अबंध में आहारक द्विक ले लिया। इस प्रकार से प्रथमोपसम सम्यक्त्व में क्या दिया है देखो, होता था किंतु प्रथमोपसम सम्यक्त्व में असंयत से अप्रमत्त पर्यंत गुण स्थान 4 होते हैं, ये जानना। ये चार्ट हो गया। यहाँ असंयत गुण स्थान माने चौथे गुण स्थान में मनुष्य बिना विच्युति रूप प्रकृति 9, आहारक बिना बंध रूप प्रकृति 75 तथा अबंध रूप प्रकृति 2। देश संयत गुण स्थान चौथा गुण स्थान, 5वां गुण स्थान यदि आ जाएगा तो 4 प्रकृति की विच्युति जैसा कि गुण स्थान युक्त होती है वो यहाँ होगी। बंध 66 का हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 9 और 2 11, 75 में से 9 की और विच्युति हो गई, और देश संयत 4 की विच्युति हो गई, और यहाँ पर 75 में से 9 की विच्युति हुई, और 2 और बढ़ गई। यहाँ पर 75 में से 9 की विच्युति, 9 की विच्युति हुई 66 बचे, ठीक ही तो है। 75 में से 9 की विच्युति हुई तो 66 आ गया, तो 66 बंद हो गया।
और यहाँ पर एबंध में 9 और 2 11 ले लिया। ठीक है एकदम। तो देश संयत में विच्युति 4 प्रकृति, बंध 66 प्रकृति का एवं एबंध 11 प्रकृति का है। प्रमत्त गुण स्थान में विच्युत प्रकृति 6, बंध प्रकृति 62 है ना। 66 में से 11 जानी चाहिए, कितनी जानी चाहिए थी? 11 जानी चाहिए थी, तो 11 चली जाती तो 63 हो जाती है। विच्युति 4 की हुई ना देश संयत में, तो 62 आएगी ना। 66 में से 4 चली गई तो 62 हो गई। ठीक है एकदम। और 11 और 4 जुड़ गई तो 15 एबंध में हो गई। और जो गुणस्थान विद 6 की जो विच्युति होती है वो 6 की विच्युति हो गई। एबंध प्रकृति 6, बंध प्रकृति 62, एबंध प्रकृति 15। अप्रमत्त गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 0 जैसी होती है। और आहारक द्विक यहाँ पर बंद हो जाएगा, तो 62 में से बंद की 62 की जगह पर अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 58 ही रह जाएगी। तो 6 की तो विच्युति हुई थी, तो 62 में 6 की विच्युति हो जाने से बनता है 56। 56 में 2 जुड़ जाएगी आहारक द्विक की, तो 58 तो हो जाएगी बंद में। और 15 और 6 21 में से 2 घटा देंगे तो 19 आ जाएगी एबंध में। इस प्रकार से ये 19 हो गई। ये चार्ट आपको समझ में आ गया? ये जो वंदना, हाँ, एक तो ये जो प्रथमों चौथा, पांचवा, सातवां गुणस्थान आपने जो बताया वो विवक्षा तो ही है। और ये विवक्षा भी है कि आप मुनि महाराज के सामने या भगवान के सामने बैठ के व्रतों को ग्रहण कर रहे हैं। परिणामों की विशुद्धि से उसी समय प्रथमोपसम भी हो जाता है, पांचवा गुणस्थान भी हो जाता है। उसी तरह से कोई मुनि महाराज, कोई आचार्य परमेष्ठी मुनि के 28 गुण की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं मुनि महाराज के माथे पर लौंग से, या जो भी वहां प्रक्रिया चलती है, उस समय भी उसको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हो सकता है। तो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन, सातवां गुणस्थान एक साथ भी घटता है। अब वो तो घटता ही है, पहले से मुनि महाराज हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, प्रथमोपसम हो गया तो सातवें गुणस्थान में प्रथमोपसम हो गया। वो तो घटेगा ही घटेगा, ये भी घटता है। दूसरी चीज यहाँ पर मेरा ये पूछना है कि द्वितीयोपसम सम्यक दृष्टि के आयु बंध क्यों नहीं कहा? आगे आ रहा है, द्वितीयोपसम का आगे आ रहा है। अभी पहले प्रथमोपसम पूरा कर ले। तो बहुत पढ़ चुके हैं भाई साहब, इसमें देख के बताने का क्या है? क्यों नहीं होता द्वितीयोपसम में सम्यक दर्शन? क्यों, सॉरी, आयु बंध क्यों नहीं होता है? बताओ भाई, आप लोग ज्ञानी लोग, सब ज्ञानी लोगों से पूछते हैं। दीदी देखो परीक्षा हो रही है। दीदी क्योंकि देव आयु का बंद तो 6ठे और 7वें तक ही है ना, पहले से ही जो बंद कर लेता है उसका होता। और द्वितीय उपसम में जाएगा तो वो 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11 तक जाएगा ना द्वितीय उपसम। द्वितीय उपसम में आयु का बंध क्यों नहीं है? प्रणाम दीदी। आयु का बंध तक ही होता है ना? हाँ, आयु का बंध 7वें गुणस्थान तक ही होता है। और द्वितीयोपसम सम्यक तो 8वें, 9वें, 10वें में है ना? हाँ, उत्तर ये है, चूंकि आयु का बंध 7वें गुणस्थान में भी कहाँ तक होता है? निरतिशय तक। निरतिशय तक होता है। जो श्रेणी चढ़ते हो तो सातिशय अप्रमत में आ जाते हैं। स्वस्थान में, हाँ स्वस्थान में, स्वस्थान भी कहते हैं उसको, बिल्कुल स्वस्थान निरतिशय में होता है बंध। बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न, अप्रमत गुणस्थान में विच्छुत्ति 0 क्यों बता रहे हैं? यहाँ प्रथमोपसम का चार्ट दिया है, अभी भाई साहब ने समझाया। अप्रमत गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति 0 क्यों बता, 0 क्यों बता रहे हैं? देवायु की विच्छुति होती है ना खाली अप्रमत में, तो पहले ही देवायु तो पहले ही हटा दिए ना। आयु का बंध है ही नहीं, है ही नहीं ना, पहले ही बंद उसका ही नहीं है। उसका बंध नहीं, चारों आयु का बंध नहीं है। 7वें गुणस्थान में एक ही प्रकृति के बंध विच्छुत्ति होती है, देव आयु की, और वो पहले ही अबंध में आ गई है, इसलिए बनती ही नहीं, इसलिए यहाँ पर बंध विच्छुत्ति नहीं आई। यहाँ 77 प्रकृति का बंध क्यों बता रहे हैं? प्रथमोपसम सम्यक्त्व के 77 प्रकृति से क्यों शुरू किए बंध, मतलब बंध योग प्रकृति 77 क्यों बता रहे हैं? पहले क्योंकि पहले गुणस्थान की 16
दूसरे की 16 और 25 चले गई। और आहार एक आदमी सब निकल जाएगी। जयश्री जी एक आदमी बोलिए। हाँ बोलिए जयश्री जी। हाँ, प्रथम गुण स्थान में 16 प्रकृति, दूसरा गुण स्थान में 25 प्रकृति का और आहार अद्विक का, ये सब बंद निकल जाएगा। हाँ बहुत उनकी अच्छा। विच्युति हो जाएगी ना। हाँ हाँ, क्योंकि तो पहले से बंद ही है और आहारक द्वीप का बंद नहीं होगा। हाँ। तो ये प्रकृतियां पहले ये बंद में पहले ही निकल गई। बहुत सुंदर। चलिए भाई साहब आगे चलिए। ये द्वितीयोपसम सम्यक में लेकिन चौथा पांचवा गुण स्थान भी दिया है। हाँ चौथा पांचवा गुण स्थान दिया है, लेकिन चौथा पांचवा गुण स्थान ये अभी तक तो मान्यता नहीं थी भाई साहब। जब तक 2010 में आचार्य श्री यहाँ पर थे तब तक यही था कि उतरते हुए होता है। अब बाद में जब धवला जी यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है, नीचे का फुट नोट देखिए भाई साहब, इसी पेज पर 95 पेज पर फुट नोट देखिए। उपसम श्रेणी में चढ़ते हुए भी असंयत गुण स्थान में द्वितीय उपसम सम्यक कहा है। मात्र श्रेणी से उतरने की अपेक्षा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। देखने कहाँ बोल रहे हैं, धवला पुस्तक 1 मूलाचार प्रार्थना 12 गाथा 12वीं गाथा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा गाथा 484। जब मैंने इसमें सबसे पहले देखा तो मैं संघ में जाके आचार्य श्री को भी बताइए और गुरु सागर जी को बताई। आपके भाई साहब नाम नहीं याद रहता मुझे मुनि श्री का, उनको मैंने दिखाया प्रूफ ले जाके। पारसमल जी पारस बाबू जी तो मारने के लिए तैयार ही नहीं थे, कतई नहीं तैयार थे। याद होगा हम लोग कर्म कांड जब व्हाट्सएप पर पढ़ रहे थे तब की बात है। तो मैंने ये उस समय भी ये रेफरेंस डाला था कि यहाँ पर लिखा है कि ये कैसे घटेगा, कोई मुनि लिंग से है, चौथे गुण स्थान में आ गए, सम्यक तो उनका बना हुआ। वहीं उनके परिणाम इतने अच्छे हुए कि चौथे से सातवें से सीधे निरति से सातिसे में जाके और श्रेणी चढ़ जाएंगे। वो कहीं भी रुकेंगे ही नहीं। रुकने का मतलब अनंतानुबंधी का विसंयोजन कर रहे हैं, फिर अंतर्मुक्त रुक रहे हैं, आपको इसका दर्शन मोहनी का मान लीजिए क्षय कर रहे हैं तो रुक रहे हैं, चारित्र मोहनी का क्षय कर रहे हैं तो 3 करण करके रुक रहे हैं, वो एक अलग विवक्षा है। लेकिन ऐसे वो सीधे 4 से 7 में आएंगे, 7 से निरति से में आके सीधे वो द्वितीय उपसम चढ़ जाएंगे। ऐसी विवक्षा फिर मिली है। तब सब लोगों को पहले कोई नहीं मानता, हम लोग यही सोचते थे कि उतरते हुए होता है, चढ़ते हुए तो होता ही नहीं है। होते हुए भी, नीचे उतरते हुए होते हुए भी आयु बंध नहीं होगा द्वितीय उपसम में, वो परिणाम नहीं बनते हैं। आयु बंध क्यों नहीं होता है, क्योंकि आयु बंध के लिए तो अपकर्ष काल तो चाहिए ही चाहिए। चलिए अपकर्ष काल तो पड़ सकता है किसी भी समय, परंतु आयु बंध के लिए मध्यम परिणाम चाहिए, वो उस समय नहीं पाए जाते हैं। उस समय के परिणाम बहुत उत्कृष्ट होते हैं, इस कारण से वहां पर आयु का बंध हो नहीं पाता। ये जो फुटनोट के हिसाब से ये हो गया कि जैसे कोई उपसम श्रेणी से चढ़ा, 7वें गुण स्थान से 8वें 9वें 10वें 11वें तक गया और 11वें से वापस चौथे में आया और फिर चौथे से वापस चढ़ा, उस समय के लिए नहीं दोबारा क्यों चढ़ाएंगे आप, दोबारा चढ़ाने वाली बात तो नहीं है। अच्छा, कोई तो फिर गिरते हुए सामान्य है। से मुनि महाराज हैं, सामान्य से मुनि महाराज हैं, उनके अप्रत्याख्यानावरण का उदय आ गया चौथे, और तो कुछ होगा नहीं, द्रव्य लिंग थोड़ी बदलेगा, आगे भाव से आगे, उनको तो खुद को भी नहीं पता है। लेकिन उनके परिणामों में इतनी उत्कृष्टता आ गई कि वो 4 से 7 में आ गए, संजलन का उदय आ गया। और 7 में आकर के वो क्योंकि पहले 7-6 वो काफी झूल चुके हैं। अगर आप ऐसे सीधे चढ़ाएंगे तो बने, क्योंकि वो पहले बहुत बार झूल चुके हैं 7-6, क्योंकि उसमें झूलने के बाद ही श्रेणी मंडती है। तो ऑलरेडी वो पहले झूल चुके थे, चौथे में आए, परिणामों की विशुद्धि हुई, 7वां गुण स्थान बना, वहीं से परिणाम की विशुद्धि 3 करण करके अनंतानुबंधी का कर लिया विसंयोजना। अगर छायोपसमिक तो है ही है, फिर उसको दर्शन मोहन की प्रकृतियों का या तो क्षय कर लिया या उपसम कर लिया और फिर उपसम श्रेणी चढ़ गए। फिर दोबारा उतरते हुए तो आ ही सकते हैं, नहीं भी आ सकते, आना जरूरी नहीं है कि वापस वो दोबारा उतरेंगे। कोई मुनि महाराज तो चौथे में आए, वो छठे में आके 6-7 में वापस जुड़ सकते हैं, वापस दूसरी बार उपसम श्रेणी वो फिर भी मान सकते हैं, क्योंकि एक भाव में 2 बार मांडी जा सकती है। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं घटाएंगे कि पहली बार चढ़े थे उतर के चौथे में, नहीं, उसके लिए जरूरत ही नहीं है। मुनि महाराज है, उनके परिणाम कब फिसल जाए, किसी की भी परिणाम अंदर से कब फिसल जाए, अनंतानुबंधी रह जाए रहित अप्रत्याख्यानावरण रूप का साई उदय में आ गई, उनका चौथा गुण स्थान बन गया, बाहर से द्रव्य लिंग वैसे ही बना हुआ है। द्वितीयोपसम सम्यक तो किस समय हुआ, मानी जैसे 7वें गुण स्थान में आए मुनि महाराज, ठीक है आपका प्रश्न में समझ गई। परिणामों की विशुद्धि हुई, संजलन का साय का मंद उदय आ गया, क्योंकि
तीव्र उदय में छठा गुण स्थान बनता है। मंद उदय आया, मंद उदय आने के बाद फिर उन्होंने तीन करण अगर अनंतानुबंधी की विसंयोजना पहले नहीं की है तो करे हुए हैं तो कोई बात नहीं की हो तो फिर तीन करण करके अनंतानुबंधी का विसंयोजन हो गया। उसके बाद अंतर्मूल ठहर के तो छायोपसमिक है, तभी तो चौथे गुण स्थान में आए। फिर वो तो छायिक भी आ सकते हैं। फिर उन्होंने तीन करण करके द्वितीयोपशम करके और श्रेणी चढ़ गए। द्वितीयोपशम है तो इसका मतलब ये है कि क्या नाम है सो विसंयोजना करके और फिर वो द्वितीयोपशम तुरंत ही चढ़ गए। उसके चढ़ने के जो लिए विषम योजना की उस समय उनके द्वितीयोपशम सम्यक्त हुआ, इसलिए वो नहीं, उस समय नहीं तो होता भाई साहब। जो चौथे में चढ़ने के भाई साहब चौथे में जो द्वितीयोपशम सम्यक्त घटा रहे हैं अपन, और ये कह रहे हैं कि खाली गिरते समय ही नहीं बल्कि चढ़ते समय भी हो रहा है। हाँ। इसको जो घटाना है इसको और अच्छे से समझाइए सबके लिए। कोई भी मुनि महाराज हैं चौथे गुण स्थान में परिणामों से आ गए, अब पहले आ गए, अभी द्वितीयोपशम सम्यक्त नहीं है, नहीं अभी नहीं है, चौथे में वो सामान्य मुनि महाराज चौथे में आ गए, परिणामों में आ गए, माने उनकी व्रत का भाव जो है वो हट गया, महाव्रत का भाव हट गया चौथे गुण स्थान में। महाव्रत का भाव यहाँ पर द्रव्य से तो हटा नहीं भाई साहब, यहाँ पर ये मानना ठीक है, समझ गए कषाय का उदय आ गया, क्योंकि वही होता है बस। वो चौथे में आ गए, वहां पर आकर के वो परिणामों में विशुद्धि हुई, तीन करण करके अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर लिए, विसंयोजना करके और परिणामों में विशुद्धि आई। वहीं उन्होंने तीन दर्शन मौन की फिर प्रकृतियों को दबा दिए और वहीं से उनकी उपशम श्रेणी चालू हो गई। तो मान जो उस समय जो उनके सम्यक होगा उपशम होगा तो वो द्वितीय उपशम कहलाएगा। क्योंकि पहला प्रथम उपशम की संज्ञा तो मतलब मिथ्यात्व के ही घटे, वो तो खत्म हो ही गई थी। सम्यक दृष्टि है, विषम योजना कर रहे हैं तो विषम योजना जैसे ही कर रहे हैं उसी समय उनके द्वितीय उपशम सम्यक माना होने लग गया। एक मिनट भाई साहब, एक तो ये हम लोग जान के चले विसंयोजना कोई भी कर सकता है, इसके लिए सम्यक होना जरूरी नहीं है, नारकी भी कर रहे हैं तो। लेकिन वो चौथे गुण स्थान में मुनि महाराज पहुंच गए, परिणामों में विशुद्धि आई, तीन करण हुए, तीन करण के द्वारा अनंतानुबंधी की विसंयोजना, सबसे पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना ही होती है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो गई, परिणाम और उत्कृष्ट हुए। यद्यपि अभी उनके कसाय का उदय अप्रत्याख्यानावरण चल रहा है, कसाय का उदय स्वंजलन नहीं आया है, क्योंकि वो आते तो सातवां गुण स्थान हो जाएगा। हमको क्या घटाना है, चौथे गुण स्थान में द्वितीयोपशम घटाना है। उसके बाद वो छायोपशमिक है, तीन प्रकृति का, फिर तीन करण करके फिर तीन प्रकृति का उपशम वहीं पर कर दिए चौथे गुण स्थान में, और वहीं से वो उपशम श्रेणी, लेकिन उपशम श्रेणी तो 8वें से है, लेकिन उपशम द्वितीय उपशम भाव उनका वहीं से चालू हो गया और वो फिर आगे तक अब वो वहां तक जाएंगे। अगर मरण नहीं होता है तो नियम से 11वें गुण स्थान तक पहुंचेंगे। मरण तो कहीं भी हो सकता है, निद्रा प्रचला छोड़ के कहीं भी हो सकता है, चौथे में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें। इस तरह से चौथे से 7वें में गए, 7वें से फिर 8वें वगैरह में चले गए, 11वें तक चले गए चौथे से। चौथे से 5वें 6ठे में नहीं जाएंगे, चौथे से सीधे 7वां, 8वां, 5वां आया न 6ठा आया, चौथे से 7वां आते ही फिर 8वां होकर के 11वें में चले गए। और 7वें में भी भाई साहब जैसे ही द्वितीय उपशम उन्होंने, जैसे ही तीन प्रकृति का उपशम किया, वैसे ही वो निरति से अप्रमत बन गए, सॉरी साति से अप्रमत बन गए। वो निरति से अप्रमत को भी टच नहीं करेंगे क्योंकि 7 प्रकृति का उपशम हो चुका है, तो सीधे निरति से, जिसको कि हम लोग अधा प्रवृत्तकरण भी कहते हैं, वो साति से में सीधे जाएंगे, निरति से को भी टच नहीं करेंगे और सीधे फिर वो श्रेणी चढ़ जाएंगे। इस अपेक्षा से चढ़ते हुए भी इन्होंने स्वीकार कर लिया, चढ़ते हुए भी स्वीकार कर लिया। अब छठे गुण स्थान में भी द्वितीयोपशम सम्यक घटाना है अपने को, छठे गुण स्थान में भी द्वितीयोपशम सम्यक इन्होंने स्वीकार किया है, एक मिनट, और 5वें में भी स्वीकार किया है। वो उतरते हुए भाई साहब, वो उतरते हुए के लिए, वो उतरते के लिए लेना पड़ेगा। तो उपशम श्रेणी वाला घट रहा, उसका द्वितीय उपशम चल रहा है, अभी 7 प्रकृति का उपशम चल रहा है। अगर वो साधन को प्राप्त होता है तो अनंतानुबंधी आ जाएगी। अगर छायिक सम्यक दृष्टि है तो वो लास्ट चौथे तक गिरेगा। अगर छायिक सम्यक दृष्टि नहीं है, छायोपशमिक था, तो साधन को भी, वो भी 2 आचार्यों का मत है। कुछ आचार्य दूसरे गुण स्थान में पहुंचाते हैं, कुछ आचार्य नहीं पहुंचाते। दो मत इसका, और बहुत दोनों ही मत मतलब ये है परंपरागत है। ऐसा नहीं कि हम कह सकते कि भाई ठीक है ऐसे एक मत है उसको हल्का लें, ऐसा नहीं, दोनों ही आचार्यों का मत सर्वमान्य है। तो
चढ़ते समय 7वां भी लेंगे, चौथा भी लेंगे, और फिर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां तो ले ही लेंगे। और उतरते समय 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 सब ले सकते हैं उतरते समय। उतरते समय उल्लंघन नहीं है उन स्थानों का। करेक्ट। चढ़ते समय उल्लंघन होना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए है कि वो मुनि लिंग है, उनका ऑलरेडी द्रव्यलिंग मुनि लिंग है, इसलिए वो 4 से सीधे सातिशय में जा सकते हैं परिणाम से। बन सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्लियर सातिशय में जाने के बाद में भाई साहब, मैं एक और आप लोगों से सबसे क्षमा चाहती हूँ, मैंने किसी से समझा नहीं है, मैंने अपनी ही तर्कना लगा के लगाया है, और कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करेंगे, है ना। मैंने देखो, जो अपन पढ़ रहे हैं उसी पर चिंतन कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, जो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर उसी तो पर। इसलिए मेरी गलती भी हो सकती है, मुझे जो चिंतन आया मैं बता दी हूँ, क्योंकि कहीं ऐसे खुलासा पढ़ने को नहीं मिला। अभी धवला जी वगैरह में हो तो कुछ पता नहीं है, बाकी मूलाचार वगैरह कैसे होता है ये नहीं बताया गया कहीं पर, घटा दिया गया चौथे गुणस्थान से। लेकिन मैंने चूंकि द्वितीय उपसम की क्या विवक्षा है, उस विवक्षा के हिसाब से मैंने यहाँ घटाया, क्योंकि द्वितीय उपसम में हम फिर उसको चौथे से 5वें में भेज रहे हैं, तो चौथे से फिर द्वितीय उपसम मान नहीं सकते, इसलिए द्वितीय उपसम से हमको सीधे सातिशय में पहुंचाना पड़ेगा। तो ये ये जो सिद्धांत है उस हिसाब से मैंने बैठा दिया। चढ़ते हुए भी ऐसे सम्यक दर्शन में जो समय होता है इसके असंयुक्त गुणस्थान में, खाली असंयुक्त गुणस्थान को स्वीकार किया इन्होंने द्वितीय उपसम। जो नोट में भी जो दिया ना, बिल्कुल यही है, उपसम श्रेणी में चढ़ते हुए भी असंयुक्त गुणस्थान में द्वितीय उपसम खाली दिया, मात्र श्रेणी से उतरने की अपेक्षा ही नहीं होता, खाली असंयुक्त के लिए दिया, 5वें छठे के लिए नहीं दिया चढ़ते समय में। बहुत अच्छा है, एकदम क्लियर है। एक मिनट की ललिता जी, द्वितीय उपसम कहाँ से स्वीकार करेंगे अपन? चौथे गुणस्थान से डायरेक्ट परिणामों की विशुद्धि से सातिशय अप्रमत में चले गए जो मुनिराज। तो फिर सातिशय अप्रमत कब होता है? जब अनंतानुबंधी की विषय योजना हो जाती है और तीनों दर्शन मोह की उपसम हो जाता है, या तो उपसम हो या क्षय हो, जो भी हो एक चीज हो जाता है, तभी निरतिशय सातिशय कहलाता है। सातिशय अप्रमत का नाम ही अध प्रवृत्तिकरण है। वो तो पढ़ा है आपने, अप्रमत अध प्रवण आया है, करना अपने पढ़े थे। हम ये समझना चाह रहे हैं कि जब उन्होंने विषय योजना कर ली, दर्शन मोहनीय का उपशम कर लिया, और उसी समय वो चौथे से डायरेक्ट 7वें में चले गए, साथी से अप्रमत में मुनिराज, यही ना? तो अपन इसको द्वितीयोत्सव में जो करते हैं करण, तो वो कौन सा करण मानेंगे इसमें? ये दर्शन मुनि का जो उपसम किया और बताया तो चौथे गुणस्थान में मुनि महाराज परिणामों से हैं, पहले 3 करण करके अनंतानुबंधी का भी संयोजन करेंगे, उसके बाद 3 करण करके दर्शन मोहनी का या तो क्षय करेंगे या उपशम करेंगे, जो भी करेंगे, और वहीं से उनके चौथे से सीधे वो साथी से अप्रमत पहुंच गए। बीच के ये द्वितीयोत्सव चौथे में इसीलिए मानेंगे ना अपन कि चौथे में भी हो सकता है। उपसम क्यों कहा गया? उपसम से क्या मतलब समझे? उपसम का मतलब क्या? वो क्षय नहीं करते हुए परिणामों की विशुद्धि से दबाते हुए जा रहे हैं। उपसम क्यों नाम रखा यहाँ पर? तीनों प्रकृति किस कारण श्रेणी के लिए उपसम नाम क्यों रखा? उपशम कर रहे हैं ना, वो क्षय नहीं कर रहे, प्रकृति को दबा दिया। किसका उपसम कर रहे हैं? उपसम क्यों नाम पड़ा? अरे दबाना तो है, वो सब तो सभी जानते हैं। उपसम नाम क्यों पड़ा? दबाने का नाम तो उपसम है ही है, क्यों पड़ा? श्रेणी चढ़ेंगे इसलिए। दीदी उदय में नहीं आने देना, उदय में नहीं आने देना। 1 मिनट भैया, हमको क्लियर होने दीजिए ना प्लीज। श्रेणी चढ़ेंगे इसलिए तो फिर पहले वाले का उपसम नाम क्यों रखा? वहां कौन सा श्रेणी पड़ा है? दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति को क्षय करने का नाम क्षायिक है, 3 प्रकृति को उपशम करने का नाम उपशम है। प्रथम उपशम में 1, 2, 3 प्रकृति 3 तरह का विवेचन है, पर द्वितीय उपशम में दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति को उपशम करने का नाम उपशम है। अब फिर आप कहेंगे कि आज जो क्षय करके चढ़ रहा है उसका क्यों नाम है? वो चारित्र मोहनी की अपेक्षा हो जाएगा वहां पर। वो जो वहां पर द्वितीय उपशम श्रेणी जो कहला रही है, वो क्यों कहला रही है? वो 21 प्रकृति चारित्र मोहनी की जो क्षय होनी चाहिए उसको वो उपशम कर रहा है, इसीलिए क्षायिक भी उपशम श्रेणी चढ़ता है और उपशम भी क्या नाम है, उपशम श्रेणी जो 7 प्रकृति का उपशम करता है वो भी उपशम श्रेणी चढ़ता है। तो उपशम श्रेणी नाम आगे जो है 21 प्रकृति का उपशम करता है, इसलिए उपशम श्रेणी नाम है।
और यहाँ जो उपसम कर रहा है या क्षय कर रहा, वो 3 दर्शन मोहनी प्रकृति का होता है और किसी का नहीं होता है। उसके चलते इसका नाम उपसम है, द्वितीय उपसम। कि एक बार उसने पहले उपसम किया था, अनादि मिथ्या दृष्टि था तब किया था, उसमें भले वो 5 का करे, 6 का करे, 7 का करे, हमेशा प्रथमोपसम ही कहलाएगा। मिथ्या दृष्टि जब भी उपसम करेगा प्रथमोपसम कहलाएगा। तो वो तो हो गया प्रथम, मतलब पहला। द्वितीय उपसम जब होगा उसी को होगा जो निरतिशय में, सातिशय में जाने वाला होगा, जो उपसम श्रेणी चढ़ने वाला होगा, उसी को होगा नियम से, ऐसे किसी को नहीं होगा। यहाँ उपसम का मतलब अनंतानुबंधी का उपसम नहीं, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति को उपसम करना, और जो छायिक है उसके लिए 21 प्रकृति का उपसम करना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 3 को क्षय कर चुका है। द्वितीयोपसम सम्यक वाला 11वें तक जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा, अगर मरण नहीं होगा तो जाएगा ही जाएगा ही जाएगा। श्रेणी शुरू कर दी एक बार तो श्रेणी चढ़ेगा ही चढ़ेगा, चाहे वो चौथे में क्यों नहीं शुरू कर दी। अच्छा, ये करण वाली बात आपने 2 बार बताई। पहले तो अनंतानुबंधी की विषम योजना में 3 करण, और फिर दर्शन मोह के उपसम में 3 करण, ऐसा आपने बताया। हाँ, फिर 21 प्रकृति चारित्र मोह छाई। भाई साहब नियम है 3 करण कब कब होता है, प्रथमोपसम के समय में, अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने में, छायिक सम्यक्त प्राप्त करने में, छायिक चारित्र प्राप्त करने में, ये होता है। 2 करण कहाँ कहाँ होता है, छायोपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने में, देश संयम प्राप्त करने में, और सकल संयम प्राप्त करने में 3 करण होते हैं। तो 3 करण इस तरह से 5 जगह 3 करण होते हैं, और 2 करण जो देश संयम को धारण करता है उसको 2 करण करने पड़ते हैं। यहाँ बुद्धिपूर्वक थोड़ी करण हो रहा है, परिणामों का बदलना ही तो करण है। अधक परिवृत्त करण रूप परिणाम हो गए, फिर अपूर्व करण, अपने को पता थोड़ी चलता है। और जो छायोपसमिक मिथ्या दृष्टि है, सम्यक प्रकृति की सत्ता है, चौथे गुण स्थान में 1 साल 2 साल 6 महीना 10 दिन मिथ्यात्व में आके रह गए, फिर अगर हम सम्यक प्रकृति को उदय में लाते हैं तो नियम से 2 करण होते हैं, तभी सम्यक प्रकृति उदय में आती है, वरना नहीं आ सकती है। हाँ, तुरंत गिर रहे, जैसे माता जी ने वो सम्यक आराधना में हमने पढ़ा था, उस समय तो मैं सिद्धांत इतने नहीं जानती थी, तो वहां पर माता जी ने लिख रखा हजारों बार चढ़ता है, हजारों बार उतरता है, तो उसमें 2 करण की जरूरत नहीं पड़ती है। तुरंत मिथ्यात्व में आ गया, तुरंत परिणाम अच्छे हुए, सम्यक दृष्टि हो गया, फिर मिथ्यात्व हो गया। पर अगर कोई ऐसा भी आया है कि अंतर्मूर्त से ज्यादा कोई मिथ्यात्व में अगर रह जाता है, तो फिर उसको 2 करण करने ही पड़ते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक प्रकृति को उदय में लाने के लिए, ऐसा विवेचन मिलता है। लब्धिसार छपनासार कभी अपने इसके बाद ले लीजिएगा, इसमें और बढ़िया खुलासा होगा सम्यक के ऊपर, वो तो है ही खाली। इसमें भाभी एक बात पूछनी थी मुझे, जैसे आप द्वितीय उपसम करने में 7वें चौथे में मतलब परिणाम में अपत्यकान का उदय आ गया, और वो चौथे में आके फिर 7वें में आए, तो 7वें में आने के बाद में विवक्षा नहीं लगेगी, 7वें से छठे में आते हैं, छठे से 7वें में आते हैं, फिर आना जरूरी नहीं है छठे में, सीधे तो भाई साहब ने जब उपसम चढ़ा के नहीं, हम वही तो बोले, वो पहले ऑलरेडी झूल चुके हैं महाराज। हाँ, वो पहले झूल चुके हैं, मुनि महाराज हैं, 6ठे 7वें वो पता नहीं कितना झूल चुके हैं, उसके बाद वो परिणामों से उचित हुए हैं। ऐसा थोड़ी कि कोई मुनि बने 7वें में गए, अभी तो परिणामों की इतनी उत्कृष्टता थी, अभी उनके परिणाम इतने गिर गए कि वो चौथे में आ गए, अभी मुनि बने ही नहीं, लंगोटी खोल के फेंके ही नहीं है, उसके पहले वो चौथे में आ जाए, ऐसा थोड़ी घटता है। हाँ, हमेशा पहले से मुनि महाराज 6ठे 7वें पता नहीं कितना झूल चुके हैं। झूले बिना तो श्रेणी मर नहीं सकती है ना, कोई श्रेणी नहीं मर सकती 6ठा 7वां झूले बिना। तीर्थंकर ही नहीं मान सके तो दूसरा कौन मान सकता है। ये पढ़ देते हैं। द्वितीयोपसम सम्यक्त में भी बंध योग प्रकृति 77 है, गुण स्थान असंयम आदि 8 हैं, और नीचे नोट दे दिया उन्होंने। असंयत गुण स्थान में विच्छुद्धि प्रकृति 9, बंध प्रकृति 75, अबंध प्रकृति 2, देश संयत गुण स्थान में विच्छुद्धि प्रकृति 4, बंध प्रकृति 66 और अबंध प्रकृति 11, प्रमत्त गुण स्थान में विच्छुद्धि प्रकृति 6, बंध प्रकृति 62 और अबंध प्रकृति 15, अप्रमत्त गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 0, आहारक सहित बंध प्रकृति 58, अबंध प्रकृति 19, अपूर्व करण गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 36, बंध प्रकृति 58 और अबंध प्रकृति 19 है। अनिवृत्ति करण गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 5, बंध प्रकृति 52, अबंध प्रकृति 55, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में विच्छुद्धि रूप प्रकृति 16, बंध प्रकृति 17 तथा अबंध रूप प्रकृति 60 है। उपशांत मोह गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 0, बंध प्रकृति 1 एवं अबंध प्रकृति 76 है।
प्रथम व द्वितीयोपसम सम्यक में आयु का बंध नहीं होता है। ये इन्होंने गाथा में ही कह दिया है ना, नरसुर आयुणी नथी नियमेन, नियम दे दिया इसलिए यहाँ पर। और शंका किया कि प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम सम्यक में आयु का बंध नहीं कहा है, तो फिर श्रेणी पर आरोहण करते हुए अपूर्व गुण स्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होता, ये कथन व्यर्थ है। ये बात कहने की जरूरत ही नहीं थी। ये बात देखो, बहुत अच्छा समाधान इसमें मिलेगा। जिसने पूर्व में देवायु का बंध कर लिया है, ऐसे साथी से अप्रमत्त जीव के श्रेणी आरोहण संभव है। यहाँ प्रथमोपसम सम्यक्त्व में तथा जिसका काल अंतर्मुहूर्त प्रमाण है, ऐसे अपूर्व करण गुण स्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होता, अन्यत्र उपसम श्रेणी में मरण है। देवायु के बंध का अभाव उपसम श्रेणी में सर्वत्र ही है। इसको और अच्छी तरह से कल अपन चर्चा करेंगे। कल तो नहीं करेंगे, अष्टमी है, तो बाद में कर लेंगे, कोई भी दिन जैसे भी होगा तो। और एक मिनट भाभी, एक मिनट, सिर्फ मुझे एक बात पूछनी थी। जैसे इसमें आया ना, जिसने पूर्व में देवायु को बंद कर लिया है, ऐसे सातिश्य अप्रमत्त जीव के लिए श्रेणी आरोहण करना संभव है। लेकिन जिसने पूर्व में देवायु को बंद कर लिया, तो वो श्रेणी आरोहण कैसे करेगा? उसमें एक बार हमने पढ़ा था कि जिसने आयु का बंद कर लिया वो श्रेणी आरोहण नहीं करता। और कृष्णा एक मिनट, जो इस तरह का वक्तव्य सुन ले, जिसके पास भी इस तरह का विरोधी वक्तव्य हो, वो प्रमाण भेजेंगे। ये तो कहीं नहीं लिखा कि जिसने आयु बंद कर लिया वो श्रेणी नहीं मानेगा। ये लिखा है जिसने 3 आयु बंद कर लिया वो सकल संयम नहीं धारण करेगा। श्रेणी तो बहुत ऊंची चीज हो गई, और ये बात हम बहुत बार बता भी चुके हैं कि 3 आयु का बंद होने पर सकल संयम नहीं धारण कर सकता। सकल संयम ये वाली बात नहीं मैं कह रही, मैं ये वाली बात कह रही हूँ, अगर देवायु का बंद हो गया और श्रेणी जड़ा, तो वो मान लो वो मोक्ष कैसे जाएंगे फिर? वो अगर आयु का बंद कर लिया, उपसम श्रेणी चल रहा मैडम जी, वो नीचे उतरेगा नियम से। द्वितीय उपसम की बात चल रही है यहाँ पर, छपक श्रेणी की बात थोड़ी चल रही है। जो आयु का बंद कर लेता वो छपक श्रेणी नहीं चढ़ता है। छपक श्रेणी उपसम श्रेणी दोनों तरह के जीव चढ़ जाएंगे। जिन्होंने आयु का बंद किया वो भी चढ़ेंगे, और छपक श्रेणी जिन्होंने आयु का, मैं बोल रही हूँ तो चुप रहिए, जिन्होंने आयु का बंद कर लिया वो कभी छपक श्रेणी नहीं चढ़ेंगे। ये नियम है, तो उसका मरण का जरूरत ही क्या रह गया? यही विवक्षा तो मैं पूछ रही थी। मैंने कहा जब आयु को बंद कर दिया तो वो छपक श्रेणी नहीं चढ़ेंगे, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो यही तो मतलब था, वो उपसम श्रेणी चढ़ सकता है, ऐसा मुझे नहीं पता था। हाँ, तो सीधा से ये कथन तो बहुत बड़ा था, बहुत सिंपल कथन है। हाँ, कि उपसम श्रेणी चढ़ सकता है। बंद कर लेगा वो छपक श्रेणी कैसे चढ़ेगा भाई? हाँ, यही तो मैंने पूछा। मोक्ष जाना है, उपसम श्रेणी वही चढ़ेगा जिसका मरण होना है। इसने आयु बांध ली है, नहीं आयु बांधने वाला भी चढ़ेगा, लेकिन आयु बांधने वाला अगर श्रेणी चढ़ता है तो उपसम श्रेणी चढ़ेगा। नहीं, रूप जी बार ऊपर आया कि भाई जी का चला जा क्यों? सुलोचना जी बंद कर दी। मात्रा पदिवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने स्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञानते सुभे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हें। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ दो द्वादशां जिनवाणी माता की जय। भाई साहब को वंदना, ललिता भाभी को दो। वंदना भाई साहब को, वंदना भाई साहब, वंदना सभी को ललिता जी को वंदना, वंदना भाई साहब, वंदना वंदना ललिता जी सादर प्रणाम, भाई साहब सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। धर्म वृद्धि। नेक्स्ट क्लास का टाइम चेंज हुआ क्या ललिता दीदी?